कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्वेश्चन कर। तो प्रेशर वेरिएशन हम लोग पढ़े थे। वर्टिकल डायरेक्शन में जाने पे क्या होता था? प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेट करने पे प्रेशर नीचे बढ़ जाता था। तो उस पे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि a small block, क्वेश्चन देखिए, द टेंशन इन string holding a solid block, string holding a solid block below the surface of a liquid, पानी के अंदर में ही है, एक ब्लॉक को बांध के रखे हैं रस्सी से, below the surface of a liquid, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड के डेंसिटी, सॉलिड फ्लोट करेगा as shown in figure, as shown in figure is T naught, is T naught when the string is in rest, when the string is in rest, when the string is in rest। ये है पानी इस बर्तन में भरा हुआ है और इसमें ब्लॉक का डेंसिटी कम है, जैसे लकड़ी डाल दिए तो लकड़ी भाग जाएगा ऊपर, तो उसको बांध के रखा हुआ है, लकड़ी का डेंसिटी कम है, ये लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, तो जो हल्का है वो ऊपर भाग जाएगा, इसको रस्सी से बांध के रखा हुआ है ताकि ये ब्लॉक भागे नहीं। तो रेस्ट में है तो टेंशन इसमें बोल रहा है टी नॉट है, रेस्ट में है तो टेंशन टी नॉट है, क्योंकि ये ब्लॉक भागना चाहेगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा है, ब्लॉक का कम है, भागना चाहेगा ऊपर, तो बांध के रखा हुआ है टी नॉट। अब कह रहा है व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, what will be the tension in the string if the system has an upward acceleration a naught, if the system has an upward acceleration a naught, अगर ये अभी रेस्ट में है शुरू में, अपवर्ड एक्सेलरेशन a naught, इसका एक्सेलरेशन a naught दे दिया गया, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप। क्या था? एक लकड़ी का ब्लॉक है और मान लीजिए कोई लिक्विड में डाल दिए हैं, लिक्विड का डेंसिटी जो है ज्यादा है, लकड़ी का डेंसिटी कम है, तो क्या होगा? ये गुटका भागेगा ऊपर, इसको रस्सी से बांध के रखा गया है और इसमें तब भागना चाह रहा है ऊपर, ये हल्का है, ये वाला ब्लॉक इस लिक्विड के डेंसिटी से कम है उसका डेंसिटी, तो भागना चाहे तो रस्सी से बांध के रखा गया, रेस्ट में है, टेंशन टी नॉट है। अब कह रहा है इस बीकर को एक्सलेट करा दी, लिफ्ट में रख दिया, तब रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? सॉल्व कीजिए। इक्वेशन लिखते हैं केस 1, इनिशियल केस के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये जब रेस्ट में था तो क्या होगा इक्वेशन? कौन कौन सा फोर्स लगेगा?
ब्लॉक का वेट mg काम करेगा नीचे, रस्सी में टेंशन भी था नीचे, रस्सी या बीकर के पेंदी से बंधा हुआ था शुरुआत में, वेट नीचे लग रहा है और बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, पानी लगा रहा है बाइंड फोर्स, इस तरह से इतने सारे फोर्सेस लगेंगे। तो इक्वेशन रेस्ट में है ये। तो फोर्स ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ब्लॉक पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे, mg प्लस टी नॉट लग रहा है डाउनवर्ड, ब्लॉक पे ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स बाइंड फोर्स जो है वही बैलेंस कर रहा है इसके वेट प्लस रस्सी में जो टेंशन था बैलेंस कर रहा है। एक इक्वेशन ये हो गया। तो बाइंड फोर्स को क्या लिखे, इसका वॉल्यूम जो है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है पूरा v है, v इन, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है पानी में, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, ये हो जाएगा। ये पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है, बाइंड फोर्स का होता है जितना ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है उसका पूरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। और मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g, मास को वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड प्लस टी नॉट, ये इक्वेशन हो गया एक। या m रहने दीजिए, m बाद में हटा दीजिएगा, इसको m ही रहने दीजिए, mg प्लस टी नॉट। अब केस 2 यहाँ पे कह रहा है, इसका दूसरा इनिशियल फाइनल केस, इस बीकर को एक्सलेट करा दिए, बीकर को एक्सलेट जब करा देंगे लिफ्ट में मान लीजिए रख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो व्हेन, इसका फाइनल केस, व्हेन द वेसल इज एक्सलेटेड अप, वेसल को एक्सलेट कर दिए हैं ऊपर विथ ए नॉट, न्यूटन्स लॉ लगा के बनाइए, इसको एक्सलेट करा दिए ए नॉट एक्सलेशन से, तो आपको बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज हो जाएगा जब एक्सलेशन दे देते हैं। तो इसमें बाइंड फोर्स अब नया लगेगा एफ बी डैश, और वेट तो वही रहेगा, एक्सलेट करा दिए तो वेट तो बदलेगा नहीं, तो एम जी वही रहेगा, वेट वही रहेगा। अब ग्राउंड से आप देख रहे हैं तो आप बोलिएगा कि लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है तो ब्लॉक भी एक्सलेट कर रहा है ऊपर, तो नया फोर्स हो गया एफ बी डैश ऊपर की तरफ माइनस एम जी नीचे की तरफ, टी नॉट नीचे की तरफ इक्वल टू एम ए नॉट। ये ब्लॉक एक्सलेट करते हुए दिखेगा, जब बिकर जा रहा है तो ब्लॉक भी एक्सलेट करता हुआ, ये एम उधर जाके जुट गया, तो एफ बी डैश इक्वल टू हो गया एम जी प्लस ए नॉट प्लस टी नॉट, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हम लोग बोले थे एक्सलेटेड लिक्विड में जी प्लस ए नॉट हो जाए, ऊपर जा रहा है तो एक्सलेशन हो जाएगा जी प्लस ए नॉट, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, इक्वल टू इतना हो जाए, तो बाइंड फोर्स की जगह पे इतना लिख देंगे हम लोग। ये नया इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन तब हो गया वी रो एल जी प्लस ए नॉट बराबर एम जी प्लस ए नॉट प्लस टी नॉट, ये सेकेंड इक्वेशन है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो नया टेंशन इसमें टी नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, सॉरी टी लिखना पड़ेगा, टेंशन भी बदल जाएगा, टी नॉट नहीं रहेगा, तो टेंशन टी लिखना पड़ेगा, नया टेंशन, क्योंकि बाइंड फोर्स बदल गया है, ये बदल गया फोर्स, तो टेंशन यहाँ बदल जाएगा, तो रस्सी में टेंशन अलग हो जाएगा, तो उसको टी लिखना पड़ेगा। शुरू में था जब रेस्ट में था तब टी नॉट बाइंड फोर्स अलग लग रहा था, अब बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा तो टेंशन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो अब यही टी निकालना है आपको, टेंशन बदल जाएगा, बाइंड फोर्स बदल गया, इसलिए जब रेस्ट में था तो क्वेश्चन में दिया होता टेंशन टी नॉट, तो उसमें बाइंड फोर्स एफ बी लगेगा, एक्सलेशन कर लेगा, बाइंड फोर्स का वैल्यू बदल गया, ज्यादा फोर्स हो जाएगा तो टेंशन भी बढ़ जाएगा, वो चीज हम लोग निकालें।
तो अब इस दोनों को सॉल्व करके टी निकाल लीजिए। तो एम को हटा दीजिए, मास एम को हटा दीजिए, यहां से एम निकाल के उसमें डाल दीजिए। तो यहां से एम जी हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा वी रो एल जी माइनस टी नॉट बाई जी। ये हो गया एम, ये ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। सॉल्व कर दिए, देखिए क्या था, नया टेंशन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस और नो? न्यूटन्स लॉ लगाया, सिंपल। यस, सॉल्व करके जब बताइए कितना आया टी का वैल्यू। सॉल्व करके बताइए कितना आया टी का वैल्यू। टी का वैल्यू निकालना है, टी का क्या है उससे मतलब, बिना सॉल्व किए पहले ही जो है खोजबीन करने लगा। सॉल्व करो ना जी, एम का वैल्यू डाल दिए, सॉल्व करो। डिवाइड कर दो दोनों को, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, बी रो एल कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, जी बचेगा। हाँ, कश्यप का आ गया, टी बराबर टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी। टी नॉट दिया हुआ था क्वेश्चन में हम लोग को, शुरुआत में डेंसिटी दिया हुआ था। कितना है जी? सॉल्व करो जी, सॉल्व करो। बैठा हुआ है खाली। डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों में से कुछ भी काम कर सकता है। एक टी निकालना है, इसको उधर ले जाके घटा दो। या दोनों को डिवाइड भी कर देगा तो भी काम हो जाएगा। जी प्लस ए नॉट बाहर आ गया। टी नॉट दिया हुआ था, ए नॉट दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व नहीं करेगा अपने से, थोड़ा सा भी खाली बैठ के देखते रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। साथ में सॉल्व करते चला जाएगा अपने से सब कोई, तब धीरे धीरे आदत पड़ेगा। सिर्फ देखना नहीं है मोबाइल में। दूसरा क्वेश्चन देखो,
a block of mass 1 kg, block of mass 1 kg and density 0.8 gram per centimeter cube is held stationary, with the help of a string, with the help of a string, as in figure, the help of a string as in figure. The tank is accelerated vertically up. The tank is accelerated vertically up. The tank is accelerated vertically up with A equal to 1 meter per second square. क्वेश्चन कह रहा है, यही था ये ब्लॉक बीकर, इसमें एक लिक्विड डाला है, रस्सी से बांध के ब्लॉक को रखे हैं, ब्लॉक का डेंसिटी कम होगा, ये भागना चाहेगा ऊपर तो रस्सी से बांध के रखे, रस्सी में कुछ टेंशन हो, यही क्वेश्चन है। अब कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड नंबर इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और ये वाला जो है डेंसिटी, ये वाटर है, फोटो में लिखा हुआ ये वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी जानते हैं 1000 होता है, 1 होता है 1, ये 0.8 है ये इसका मास का, ये हल्का है, भागेगा ऊपर तो रस्सी में टेंशन होगा, तो वही टेंशन निकालना है। और बी कह रहा है इफ द स्ट्रिंग इज कट नाउ, पहला था फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा इफ द स्ट्रिंग इज कट नाउ, स्ट्रिंग को काट दिए तो जैसे ही काटेंगे उसमें टेंशन 0 हो जाए तुरंत। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो वाटर है इसका डेंसिटी 1000 है, अब ब्लॉक का दिया हुआ है यहाँ पे 0.8 ग्राम। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए जल्दी। शुरुआत में रेस्ट में तो टेंशन निकालना है, ये हल्का है, इसका डेंसिटी कम है पानी से, लकड़ी का, तो इसको रस्सी से नहीं बांधते तो भाग जाता, ऊपर फ्लोट करता, तो पानी के अंदर में रस्सी से बांध के रखे हैं, तो बाइंड फोर्स जो ऊपर लग रहा है इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए रस्सी से बांध के रखे ताकि रस्सी में टेंशन होगा। तो फोर्स दिखाइए और निकाल दिए टेंशन, पहला केस का रेस्ट में। शुरू कीजिए बनाना, बन जाएगा आपसे, सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो केस 1 में क्या करेंगे, फोर्स दिखाएंगे, फोर्स क्या क्या होगा ब्लॉक का। अब टैंक का एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शुरू में बांध के रखा था, बाद में टैंक का एक्सेलरेशन कर दिया। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, बना जल्दी से, बना के बताओ कितना है। इनिशियल जब एक्सेलरेशन नहीं था, इनिशियली व्हेन टैंक इज नॉट एक्सेलरेटेड, तब क्या क्या फोर्स लगता है, इसका वेट mg नीचे काम करेगा और इसमें बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उसके सेंटर पे बाइंड फोर्स लग रहा है, और रस्सी से बांध के रखे थे इसलिए इसमें टेंशन भी लगेगा शुरुआत।
ये बीकर है या टैंक, अपना पानी लिक्विड था, पानी था। तो शुरुआत में टेंशन टी नॉट बोल देते हैं हम लोग, लगेगा पूरा रेस्ट में है। तब इक्वेशन क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू टी नॉट प्लस एम जी। बाइंड फोर्स को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पूरा जितना डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम अगर V है तो V रो ऑफ वाटर इंटू जी, प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, तो वॉल्यूम V है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी, ये मास हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंटू इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दिया हुआ था सीजीएस यूनिट में 0.8, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में बोला था। इसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ये शुरुआत वाला केस हो गया। अब जब फाइनली तो वॉल्यूम को इसको बोल सकते हैं, मास को क्या बोलते थे, ब्लॉक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम को आप हटा सकते हैं, तो डाल दीजिए यहाँ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। मास को ही हटा दिया, मास था ही, रहने दीजिए, मास को इसमें हटाइए, एम को ही रहने दिए, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा एम रहने से, ऐसा हो जाएगा। केस 1 हो गया। अब इसको एक्सलेट करा देंगे तो टेंशन बदल जाएगा, एक्सलेट करा देंगे तो टेंशन बदल जाएगा, यही टेंशन हो गया। जब एक्सलेटेड नहीं होगा उसमें का टेंशन पूछता ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जब एक्सलेट है तब टेंशन बताइए। तो अगर पूछता नहीं एक्सलेटेड है टेंशन ये होगा। और व्हेन टैंक इज एक्सलेटेड, कुछ दिया था एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, इस समय टेंशन बदल जाएगा, आप जानते हैं। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बदल जाता है, सीधी बात करें ये mg लगेगा, टेंशन T बोल देंगे। जब टैंक एक्सलेटेड है उसमें टेंशन चाहिए तो टेंशन T हो जाए, बाइंड फोर्स बदल जाएगा, FB डैश हो जाए। तो ये क्वेश्चन जैसे पहले लिखे थे उसी तरीके से। अब नीचे से देखने पे ये एक्सलेटेड दिखेगा ब्लॉक, तो ऊपर वाला फोर्स FB डैश हो जाएगा, माइनस mg प्लस T इक्वल टू ma कर देंगे। तो FB डैश इक्वल टू हो गया हमारा mg प्लस a प्लस टेंशन T, यही T पूछ रहा है आपसे। FB डैश को क्या बोलेंगे, V इन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर हो गया इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्सलेटेड में, V इन रो ऑफ वाटर इंटू जी प्लस ए हो जाता है। वहां पे खाली ये था फॉर्मूला, ये आप जानते हैं शुरुआत में, और जब एक्सलेशन होगा तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। अब वॉल्यूम को बदल दीजिए, टी निकाल दीजिए यहाँ से, आपको टी पूछ रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको बोल सकते हैं ना मास ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, तो वॉल्यूम निकल जाएगा मास ऑफ ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी प्लस ए, और उसको उधर लेते जाएंगे, एम जी प्लस ए घट जाएगा तो टी निकल जाएगा। हम लोग को यही टी पूछ रहा है, इसमें सारा वैल्यू डाल दीजिए, निकाल दीजिए, यही क्वेश्चन हो गया आपका। टेंशन निकालना था तो टेंशन यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व कर देंगे, एम जी प्लस ए कॉमन हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक -1 होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक -1 होगी। तो मास कितना दिया था ब्लॉक का, आपको 1 kg दिया हुआ था क्वेश्चन, तो 1 kg डाल देते हैं। जी 10 दिया था, एक्सलेशन 1 दिया था, है ना, एक्सलेशन कितना दिया था 1, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है बाय 0.8 है -1, इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ आएगा
ये 10 ऊपर चला गया, ये 800 था, 800 1/8 कर सकते थे, ये 1/0.8 आ जाएगा, मतलब 10/8 हुआ, 2 जीरो कट जाए, 10/8, 2/8 हो जाएगा, 1/4 हो गया, तो ये 30 2.75 न्यूटन आ गया। 11/4 कितना होता है? 2.75 या 3 पॉइंट होगा, 2.75 आ गया। 11/4 2.75 आ गया, 3 तो 12 हो जाएगा, तो 10 रहता तो 2.5 आता है, 11 तक 0.25 और बढ़ेगा, तो यही हो गया टेंशन। इसी सिचुएशन में आपको पूछ रहा था, इस सिचुएशन में क्वेश्चन का आंसर, तो दिस इज योर आंसर। ये अब अपने जानकारी के लिए, जब रेस्ट में रहता है तो ये टेंशन होता है, तो रेस्ट में रहता है तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला ये लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। एक्सलेट करते हैं तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला बदल जाता है, इसलिए टेंशन बदल जाए। आप देख सकते हैं कितना टेंशन बढ़ गया, वहां से भी टेंशन निकाल के देख लीजिए, और एक्सलेट कर देने से टेंशन कितना बढ़ गया आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको ये पूछा था, यही आंसर हो गया, पहला पार्ट का आंसर ए हो गया। अब दूसरा केस में कह रहा है कि रस्सी काट दिए, तो जैसे ही रस्सी काटेगा टेंशन तुरंत 0 हो जाता है, तो इसी क्वेश्चन में t बराबर 0 पुट कर देंगे। जैसे ही जो है रस्सी कट कर देंगे यहां से, तो टेंशन 0 हो जाएगा, फ्री हो गया, तो t 0 कर देंगे क्वेश्चन 1 में, और तब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये हम लोग माने हैं ना, जब टेंशन 2.75 था तो 1 था एक्सेलरेशन। अब नए सवाल में मान लीजिए कि एक्सेलरेशन नया जो है यही नाम दे दिए, इसमें t 0 पुट कर देंगे, तो बाइंड फोर्स ये एक्सलेट कराया, इसमें टेंशन 0 पुट कर दिए, ये निकाल लीजिए उसी क्वेश्चन। तो बी पार्ट के लिए पुट t बराबर 0 इन इक्वेशन 1 एंड वी विल कैलकुलेट ए का वैल्यू नहीं डालेंगे, अब ये निकालेंगे, ये मान के एक्सेलरेशन लिखे, ये मान के एक्सेलरेशन तो ऐसा ही लिखाएगा ना, ये मान के एक्सेलरेशन तो इसी तरह से लिखाएगा, इसी तरह से इक्वेशन लिखाएगा, एफ बी डैश माइनस एम जी टी 0 कर दीजिएगा, इक्वल टू एम ए लिखिएगा। जब टेंशन 0 होगा तो इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? ऐसे ही लिखते, एफ बी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो टी 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हर जगह टी 0 पुट कर दिए, एक्सेलरेशन मान लिए ए हो गया, हर जगह टी 0 पुट कर दिए, टी 0 पुट, ये वाले इक्वेशन का काम ही नहीं है, टी 0 पुट कर दिए, तो एक्सेलरेशन इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। जैसे ही यहाँ पे टी 0 किए तो क्या लिखिए? एफ बी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो क्या आ गया नया एक्सेलरेशन? मान लीजिए इतना सॉल्व करके रखे हैं तो पुट कर दिए वैल्यू, वॉल्यूम को बोल दिए मास बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जी प्लस ए इक्वल टू एम डी प्लस ए निकालना है इसमें से हम लोग, तो एक तरफ लेते चले जाते हैं, जी प्लस ए कॉमन ले लिया, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ ब्लॉक -1 बराबर 0, ये 0 नहीं 1 हो जाए, बराबर 1 हो जाए, या घटा लीजिए इसको, जो है एक तरफ ले आइए, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ऐसा हो गया, ए निकालना है आपको, रो बी इंटू जी प्लस रो डब्ल्यू इंटू ए, रो बी इंटू जी प्लस रो बी इंटू ए निकालना है, तो एक उधर लेते चलते, रो डब्ल्यू माइनस रो बी इंटू ए, और जी को उधर ले चलते हैं, रो बी माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी, यही आ जाएगा इक्वेशन। अब उसको सॉल्व कर लीजिए, ए निकाल लीजिए, ये बराबर हो गया रो बी माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी बाय रो डब्ल्यू माइनस रो, इस तरह का कुछ आएगा या देख लीजिए कैलकुलेशन आप।
क्या कैलकुलेशन चेक कर लो तुम। कितना आ गया ए का वैल्यू? फ्रेश कर लेते हैं इसको, घन चक्कर टाइप का हो गया है ना, वैल्यू घन चक्कर टाइप का। फिर से जाए इसको चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया। अब कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे है। अब रस्सी काट दिए तो बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा और वेट mg लगेगा नीचे, और रस्सी कट कर दिए तो टेंशन जीरो हो जाए, T बराबर जीरो हो गया। तो अब इक्वेशन लिखिए, लिफ्ट तो एक्सलेटेड ही था, तो इसलिए इसके वाले फॉर्मूला में ए रहेगा 1, वो गड़बड़ हो गया हम लोग, है ना। इसमें तो शुरू में एक्सलेटेड था, इसका बाइंड फोर्स वही रहा, बाइंड फोर्स में वही रहने देंगे जितना था, रस्सी का टेंशन जीरो हो जाए। बाइंड फोर्स के फॉर्मूला में पहले वाला ही एक्सलेशन रह जाए। तो बाइंड फोर्स के फॉर्मूला में m बाई रो बी वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g प्लस a, मतलब 1 था ना उसमें, वो वाला a। अब इसका एक्सलेशन a डैश मान लेते हैं, मास वही रह गया। अब इक्वेशन लिख दीजिए, m रो बी इंटू रो एल इंटू g प्लस 1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको निकाल के देखिए कितना आता है, तो 1000 बाय 800, कितना रहे? 110 बाई 8 करीब कितना रहे? 13.75 हो गया। और कोई चेंजिंग? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला अगर नया ए डालते हैं एडेस इसमें तो कितना आता है, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए तो। पुराना वाला बाइंड फोर्स में नहीं रख के नया वाला एक्सलेशन ए डैश डालते हैं तो कितना आता है? रोयल बाई रो बी, नया वाला ए डैश डाल, यही ए डैश डाले इसमें, ये बाइंड फोर्स का भी फॉर्मूला बदल दे, कितना आता है एक बार चेक कीजिए तो फिर देखते हैं हम लोग। रोयल बाई रो बी जी प्लस ए डैश और बराबर ए डैश, तो कितना आएगा ये? जी प्लस ए डैश बाय ए डैश इक्वल टू रो बी बाय रो एल। तो जी बाय ए डैश प्लस 1 इक्वल टू रो बी बाय रो एल, तो एक से कम आएगा, निगेटिव आ जाएगा, -1 करेंगे ना आ जाएगा। तो वही सोचना है कि नया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुरंत बदलेगा, जैसे ही टेंशन जीरो करेंगे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बदलेगा, बर्तन का एक्सेलरेशन तो वही रह गया था। क्या कट गया?
अच्छा mg नहीं लिखे हम लोग यहाँ पे, mg नहीं लिखे, mg छूट गया था। ठीक है, बाइंड फोर्स माइनस mg बराबर एम ए डैश होगा। अब ठीक, वो छूट गया था, तो हाँ ठीक ठीक, वो छूट गया था इसलिए गड़बड़। तो बर्तन का एक्सेलरेशन तो शुरुआत में उतना ही जाते रहा, बर्तन तो ये ब्लॉक का ए डैश हो जाएगा एक्सेलरेशन, लेकिन बर्तन तो ये से ही जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रहा है, इसलिए बाइंड फोर्स में वही डाल, और ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो जाए, ब्लॉक भागने लगेगा अलग से, है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। बर्तन जा रहा है ए डैश से, अब ब्लॉक वाला एक्सेलरेशन, इसका ये बर्तन वाला एक्सेलरेशन ब्लॉक का नहीं रहेगा, तो इसलिए ब्लॉक बर्तन वाले में बाइंड फोर्स जो है हम लोग वही लगाएंगे, और इसमें इसका एक्सेलरेशन बदल गया, तो कितना आंसर आएगा जरा बताइए, ये कितना आ रहा है, एम से डिवाइड कर दीजिएगा तो रो एल बाय रो बी, जी प्लस 1 हो गया 11, माइनस एम कितना दिया था 1 kg इंटू 10, एक तो कट ही गया, एम कट ही गया था, कितना आता है ये वाला वैल्यू, ये जितना आया था उसमें 10 घट जाएगा, हाँ ठीक है, अब सही, अब सही, वो बहुत ज्यादा लग रहा था 30, इसलिए और लग रहा था, एमजी छूट गया था हम लोग का। बर्तन का एक्सेलरेशन जितना था उतना ही रहा, अब रस्सी खाली काट दी है, तो बर्तन का एक्सेलरेशन जितना था उतना ही रहा, रस्सी को कट कर देने से हम लोग का एक्सेलरेशन बदल गया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, इसमें एक ब्लॉक सिंपली रख दिए, ये पहले से पानी भरा हुआ था, ये लेवल था इनिशियल लेवल, वाटर का ये इनिशियल लेवल था, अब इसमें एक ब्लॉक डाल दिए, वो फ्लोट कर रहा है इसमें, तो मान लीजिए इतने वॉल्यूम का ब्लॉक डाल दिया, तो क्या होगा, पानी का लेवल से इतना जगह चाहिए ना, तो पानी का लेवल चेंज करेंगे, तो ब्लॉक डाल देंगे, ये नया लेवल हो गया, ओरिजिनल लेवल ये था वाटर का, ओरिजिनल लेवल, अब इसमें एक ब्लॉक डाल दिए, ये फ्लोट कर रहा है, तो इतना जो जगह इसमें पानी के अंदर में गया, वो वाला जो वॉल्यूम ये शुरुआत में ये ओरिजिनल वॉल्यूम से जो नीचे है, वही वॉल्यूम पानी इधर इधर उठ गया ऊपर, उतना जगह ले लिया दोनों दोनों साइड, है ना, तो वही फाइनल लेवल पूछ रहा है आपको क्या होगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, क्यूब है, इसको 5 न्यूटन इसका वेट है, इस क्यूब का, लिक्विड में डाल दिए हैं, ये लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.8, इसका क्रॉस सेक्शन 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन इसका 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का पेन दिए, और ये 8 सेंटीमीटर शुरुआत में पानी इसमें भरा हुआ था, बिफोर इमर्शन ऑफ ब्लॉक। अब कह रहा है डिटरमिन द लेवल, वो सब हम क्वेश्चन में लिखे, फिगर से आप समझ रहे हैं, सब चीज डाटा दे दिया, डिटरमिन द लेवल्स ऑफ द बॉटम of the cube, bottom of the cube, determine the levels of the bottom of the cube
and the liquid surface and liquid surface. क्यूब का और लिक्विड सरफेस का पूछ रहा है लेवल आफ्टर इमर्शन ऑफ क्यूब। निकालिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले लिक्विड डाला हुआ था, पानी नहीं है, 800 kg पर मीटर क्यूब, तो इतना था, 8 सेंटीमीटर तक हाइट था लिक्विड का। अब इसमें एक 5 न्यूटन वेट का, न्यूटन है वेट का, ये क्यूबिकल ब्लॉक डाल दिए, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो पूछ रहा है कि भाई इस क्यूब का बॉटम लेवल अब कहाँ पे है, कहाँ से मेजर करके बताइएगा। ओरिजिनल लेवल से बता सकते हैं आप, या इसके बॉटम से बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं ये कितना होगा। और लिक्विड का जो है बताइए ये कहाँ पे चला गया, अब वो बताना। यही दोनों क्वेश्चन है, ये कहाँ पे होगा और ये कहाँ पे होगा, पानी का लेवल कहाँ होगा, यही दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्व करो। ब्लॉक बताए ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो, 10 सेंटीमीटर दे दिया है एक लेंथ, तो सबका सेम हो जाए। क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। टैंक था 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 15 सेंटीमीटर लंबा, और पानी इसमें 8 सेंटीमीटर भरा हुआ था शुरू। ओरिजिनल लेवल 8 सेंटीमीटर था, अब क्यूब डाल दिए तो नया लेवल ये हो गया, ये हम लोग मान लिए न्यू लेवल हो गया। तो वही न्यू लेवल अब यहाँ से कितना दूरी पे होगा, क्यूब का बॉटम कितना दूरी पे होगा ये पूछ रहा है। टैंक था तुम्हारा, टैंक था 15 सेंटीमीटर, पेंदी टैंक का 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, फोटो में लिखा हुआ है। तो पानी का नया लेवल पूछ रहा है, तो क्या करेगा, कैसे इक्वेशन बनाएगा। तो ये लेवल क्यों पानी का उठेगा ऊपर, इसको जगह चाहिए ना, क्यूब को अंदर गया जब, ओरिजिनल लेवल से जो है इतना अंदर गया, ओरिजिनल लेवल से, तो यही वॉल्यूम पानी का यहाँ और यहाँ जमा होगा। टोटल वेट 5 न्यूटन था। तो ओरिजिनल लेवल से जितना अंदर गया है उसको एम एम बोल देते हैं, और ये पूरा को मिला के एन बोल देते हैं। ऊपर यही पाला पानी यहाँ चला गया, तो इसमें हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम पार्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन पार्ट ऑफ लिक्विड। जितना जगह अंदर गया ओरिजिनल से, वही पानी ऊपर गया, यही क्लू हो गया, इसी से सवाल बन जाए, यही क्लू लगा देंगे बस प्रॉब्लम बन जाए। ओरिजिनल लेवल से जितना अंदर है उतना जगह पानी का ये छोड़ेगा, लकड़ी ले लिया, और इसके इधर और इधर पानी उठ गया। तो इसका एम पार्ट का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो ये दूरी मालूम नहीं है कितना अंदर है ओरिजिनल से, तो एक्स मान लेते हैं। ये दूरी मालूम नहीं है ओरिजिनल से कितना है, तो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स अननोन होगा, एक्स निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, 8 में से एक्स घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और 8 में ये वाला पार्ट भी निकालना होगा, वो जोड़ लेंगे तो हमारा वाई निकल जाएगा। एक्स और वाई मान ले सकते हैं, इसको एक्स उसको वाई, ये मान सकते हैं आप।
है ना, 2 को अननोन देना पड़ेगा, एक एक्स इसको मान लिया, इस दूरी को वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। 8 में वाई जोड़ देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, 8 में एक्स घटा देंगे तो ये वाला आंसर। तो पहले इससे एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ एम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन पोर्शन। इसका वॉल्यूम कितना होगा, एन डी कितना है क्यूब का, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में ही कर रहे हैं। 10 बाय 10 पेंदी हो गया क्यूब का, और ऊंचाई है एक्स, ये वॉल्यूम हो गया। अब इतने पार्ट का ये जगह जो है क्यूब का जगह छोड़ के उसको निकालना होगा, तो ये पूरा हो जाएगा 15 इंटू 15, लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 इंटू 15 में से ये 10 इंटू 10 घटा देंगे, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ऐसे था बर्तन का पेंदी, और ऐसे है क्यूब का पेंदी। ये वाले पोर्शन का हमको एरिया निकालना है, पहले इंटू हाइट कर देंगे वाई से, ये हो गया 15 इंटू 15, ये हो गया 10 इंटू 10। इसमें क्यूब घुसा हुआ है तो इधर पानी गया है, क्यूब का जगह छोड़ के पानी गया है, तो 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कर दिए, इस वाले पोर्शन का एरिया आ गया इंटू वाई, ये वॉल्यूम हो जाएगा 15 इंटू 15। और दूसरा कंडीशन हम लोग लगाएंगे, कंसेप्ट 1 हुआ, दूसरा कंडीशन से एक और इक्वेशन बना, 2 अननोन हुआ, ये कंसेप्ट 1 हो गया। अब कंसेप्ट 2 लगाइए, ये फ्लोट कर रहा है, उसका कंडीशन, फ्लोटेशन का कंडीशन। तो कंसेप्ट 2, फ्लोटेशन का क्या कंडीशन होता था, पूरा वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स, वेट इक्वल टू बाइंड फोर्स, ये लगाना होगा। तो वेट तो 5 न्यूटन दिया हुआ, डायरेक्ट लिख देंगे 5 न्यूटन, ऐसा यूनिट में इसको लिखना पड़ेगा। बाइंड फोर्स बोलिए, बाइंड फोर्स बोलिए, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, रेस्ट में है तो कितना लिक्विड के अंदर में डूबा हुआ है, एक्स प्लस वाई, इसको वाई माने इसको एक्स माने, तो ये टोटल डूबा हुआ है, बाइंड फोर्स निकालने में टोटल लेना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम इसका हो गया एक्स प्लस वाई हाइट, और एरिया हो गया, ये क्यूब का वॉल्यूम लेना पड़ेगा यहां से लेके यहाँ, तो 10 इंटू 10 हो गया पेंदी क्यूब का, और हाइट हो गया एक्स प्लस वाई, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं अभी हम, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसको आप बोल सकते हैं 0.8 इंटू 1000। सर सेंटीमीटर में लिखे तो इसको भी सीजीएस यूनिट में लिख देंगे, इसको 0.8 इंटू 1 ही रहने दीजिए, 5000 न्यूटन को सीजीएस में बदल दीजिए, इंटू जी, जी कितना बोला था क्वेश्चन में लेने के लिए, क्वेश्चन में जी बोला है 9.8 बोला है जी, तो 9.8 ले लीजिए आप, तो 980 लिखिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन टन पर 5 डाइन होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, सब सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में रह गया, तब एक्स भी अपना सेंटीमीटर में है, वाई भी सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर, इसी को बदल दिए डाइन। अब सॉल्व में कर दीजिए इसको, 2 इक्वेशन बन गया, एक ये सॉल्व होके एक्स वाई निकल जाएगा। सॉल्व करके जल्दी से बताइए कितना आता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है उतना वॉल्यूम पानी के अंदर में जितना होता है उसको भी इन बोलते हैं। तो नया लेवल पानी का यहाँ चला गया है, तो ये पूरा पोर्शन डूबा हुआ है पानी के अंदर में, इसका वॉल्यूम क्यूब का निकालो ना जी, तो क्यूब ऐसा शेप का होता है, इस तरह का, इतने का वॉल्यूम तुमको निकालना है जितना डूबा हुआ है।
ये 10 इंटू 10 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो डूबा हुआ था x प्लस वाई, इतना क्यूब डूबा हुआ था पानी में, यही v इन का लाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, वही लिखे इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालेगा तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस यूनिट में लिख रहा है, तो वाटर का 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 ही रह गया, इंटू जी, जी 9.8 बोलता है, उसको सीजीएस में 980 बोलेंगे, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर, वॉल्यूम हो गया जितना पानी में डूबा हुआ है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी का वैल्यू इतना, यही वी इन रो जी को बोलते हैं बाइंड फोर्स। समझ में आया जी अंशुमन? अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स वाई निकालो तो आंसर आ जाएगा। जैसे ही एक्स वाई निकालेगा ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई, यही आंसर हो जाएगा। दीपाली निकाली y इक्वल टू 2.83 सेंटीमीटर, s कितना आया 3.53, x दीपाली निकाली है 3.53, साहिल निकाला है 3.2, सबका अलग अलग कैसे आ जाए, दोनों का तो सेम ही आएगा। देख लो इसी के आसपास थोड़ा बहुत डेसिमल उस्मल छोड़ा होगा तो। युवराज सिंह एक्स निकाला 3.543, फिर 3.56, 3.5 सबका आ रहा है तो ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत पॉइंट का अंतर है, एक्स वाई निकाल देंगे। ये 10 15 10 25 इंटू 5 हो गया 125 हो गया, 225 में से 100 चला गया 125, 3.47 एक्स 125 हो गया, तो 100 एक्स इक्वल टू 125 वाई, तो 4x इक्वल टू 5 वाई हो गया, यहां से 4x इक्वल टू 5 वाई, और वहां से वैल्यू देख लो, ठीक है निकाल लेगा, तुम एक्स वाई पुट कर देना, अपना अपना निकाल के पुट कर देना, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एंड फाइनल आंसर में 8 माइनस एक्स हो जाएगा पहला वाला आंसर, दूसरा 8 प्लस वाई हो जाएगा, एक्स वाई निकाल के अपना सॉल्व कर देना। जो बैठा हुआ है वो कम से कम जिंदगी में एक बार निकालेगा, तो निकालेगा ही नहीं, वो घर में बैठा रहेगा, एक्स वाई निकालने के लिए बोले हैं, बैठा रहेगा वो घर में, जो बैठा हुआ है जिसको आदत पड़ गया बैठने का, काम ही नहीं करेगा, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में काम करेगा। y 2.8, ठीक, चलो अब या देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम बना सकता है, तो अब समझ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब देखो हॉरिजेंटली एक्सीलरेटेड लिक्विड हो तो उसका केस डिस्कस नहीं किए थे, तो उसको डिस्कस कर देते। वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर, वर्टिकल एक्सेलरेशन हो तो हम लोग देख लिए थे, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन होगा तो नहीं देखे। हम लोग बोले थे रेस्ट में लिक्विड है अगर, तो डेंसिटी यहाँ का प्रेशर सेम होता है, P1 बराबर P2 होता है रेस्ट में अगर ओरिएंटल डायरेक्शन। अब इसी को जो है एक्सलेट करा देंगे तो क्या प्रेशर सेम रहेगा दोनों तरफ, ये हम लोग को चेक करना है कि जब एक्सलेट करा देंगे लिक्विड को, जैसे पेट्रोल डीजल लेके आता है ना गाड़ी, तो क्या है दोनों का प्रेशर सेम होगा, तो वही चीज चेक करना हम लोग को कि क्या होगा।
तो वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड लिक्विड, इन हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड लिक्विड, हॉरिजॉन्टली एक्सेलेरेटेड लिक्विड, इसको चेक करते हैं। वर्टिकल था तो हम लोग चेक किए थे, ऐसे बीकर में रख दिए थे लिक्विड और लिफ्ट में रख के इसको एक्सेलेरेट करा दिए थे लिफ्ट को ए नॉट से, तो लिफ्ट को एक्सेलेरेट करा दिए थे ऐसे, तो यहाँ का प्रेशर में अंतर हो गया था। तो जो नीचे वाला प्रेशर है हम लोग का देखे थे, एच हाइट की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस एच है अगर, तो हम लोग देखे थे P1 इक्वल टू P2 प्लस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए नॉट इंटू एच हो गया। एच डेप्थ नीचे आने के बाद प्रेशर बढ़ जाता है और जी प्लस ए नॉट हो जाता था, इसलिए बाइंड फोर्स का फॉर्मूला भी बदल जाता था। नेट प्रेशर फोर्स को बाइंड फोर्स बोलते थे, तो V इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए नॉट हो जाता। ये वर्टिकली एक्सलेटेड का कहानी हम लोग पढ़े थे। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा वो देखना, और वर्टिकल अगर एक्सलेशन नहीं कर रहा है तो ए नॉट जीरो कर देंगे दोनों में, तो P2 प्लस रो जी एच फॉर्मूला खाली आ जाता था। ये हम लोग पढ़ लिए थे वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला में क्या होगा वो चेक करना। तो मान लीजिए एक टंकी में दूध लेके आप चल दिए, अब ट्रक ड्राइवर बन गए और डाला में दूध बन के डाला खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है हवा, और आप पूरा एक्सलेशन के साथ इसको लेके आ रहे हैं रोड पे, तो क्या होगा सो देख, यहाँ तक दूध भरा हुआ था और इस कार को, इस ट्रक को एक्सलेशन दे दिया आप ए नॉट एक्सलेशन से ये ट्रक आ रहा है, तो दूध का क्या होगा सो देखिए। तो ये लिक्विड और इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, ऐसे सिंबल देते हैं फ्री सरफेस का, इसका मतलब होता है फ्री, ये सिंबल का मतलब फ्री सरफेस। सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड इज नोन एज फ्री सरफेस। इधर एयर हो गया, इधर लिक्विड हो गया, उधर अब लिक्विड नहीं है, सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसको बोलते हैं? सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड इज फ्री सरफेस। सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड इज फ्री सरफेस। सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड इज फ्री सरफेस। तो जब रेस्ट में है तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, जब एक्सलेशन में होगा तो लिक्विड क्या ऐसा ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या, वो सब चेक करेंगे हम। चलिए मान लेते हैं इसमें एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, दूध था तो दूध का सिलेंडर कंसीडर कर लिए। इस पॉइंट पे प्रेशर इधर से इसके साइड वाला सारा दूध मारा P1 से, और इधर जो है P2 से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P1 इंटू एरिया, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ए है तो फोर्स को F1 बोलेंगे, मास M है। P2 इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स को F2 बोलेंगे। अब जमीन पे खड़े होके आप देख रहे हैं कि ट्रक भाग रहा है ए नॉट एक्सलेशन से, तो दूध भी भाग रहा है ए नॉट एक्सलेशन से। तो एक्सलेशन तभी होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन बोलिए वेट नहीं लगेगा सर, तो वेट लगेगा, वर्टिकल लगेगा, तो वो सारे फोर्स को नहीं दिखा रहे, खाली ओरिएंटल डायरेक्शन में हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इन ओरिएंटल डायरेक्शन लगाए, तो ओरिएंटल डायरेक्शन का फोर्स हम लोग देखेंगे। ओरिएंटल डायरेक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नीचे वेट, ऊपर बाइंड फोर्स, वो सब लगता रहेगा जैसे लगता था वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स जैसे लगता था वैसे लगता रहेगा, उसका कंपोनेंट ओरिएंटल में 0 आता है, इसलिए वो ओरिएंटल में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए नॉट। F1 हो गया P1A, F2 हो गया P2A, और मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस लिक्विड का डेंसिटी रो एल बोल दें, और लेंथ इस सिलेंडर का एल बोल दें, तो मास इसका लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोले, इंटू डेंसिटी रो एल हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं बाबू, हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल वाला वर्टिकल में देख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। वर्टिकल का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्या होता है नहीं होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देखे थे ना, हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड था तो नेट फोर्स इक्वल टू ma, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सीलरेशन नहीं होता था तो रेस्ट में था, तो वर्टिकल एक्सीलरेशन नहीं है तो वर्टिकल रेस्ट में है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पे फोकस कर रहे हैं। वर्टिकल भाग रहा है ऊपर नहीं, वर्टिकल रेस्ट में है। और एक्सीलरेशन होता था वर्टिकल में, दोनों केस हम लोग देख चुके हैं। जब रेस्ट में रहे तो भी वेट बराबर बाइंड फोर्स, जब एक्सीलरेटेड है तो एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिखे थे। बाइंड फोर्स माइनस एम ए इक्वल, बाइंड फोर्स बढ़ जाता था। तो वो सब देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल पे फोकस कर रहे हैं, एम ए नॉट ऐसा हो गया। तो इसका वैल्यू डाल देते हैं रो ए एल इंटू ए नॉट। अब ए कट जाएगा तो हम लोग को पता चल गया कि पीछे में जो प्रेशर है, आगे का प्रेशर प्लस रोलर है ना, रोला रो ऑफ लिक्विड है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इंटू एक्सेलरेशन। ए बबुआ तनिक रोला गम कम हो जाए तो P1 इक्वल टू P2 प्लस रोला, मतलब यहाँ पे पीछे में प्रेशर ज्यादा हो जाता है आगे की तुलना में। अगर आगे एक्सेलरेशन है तो बैक साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। इधर एक्सेलरेशन था, इसके उल्टे एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड में प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया P1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अब जरा सा हम लोग देखें कि क्या होगा भाई। तो अगर इसी केस को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन दिए नहीं है, तो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन दिए नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर हम लोग बोलते थे एटमॉस्फेरिक PATM। अब इसकी हाइट फ्री सरफेस की हम लोग बोल देते हैं H1 इस पॉइंट से, यहाँ से हाइट बोल देते हैं इसकी H2। फ्री सरफेस की हाइट दोनों सेम लेवल से, H1 और H2, यही फ्री सरफेस की हाइट दोनों साइड से। अगर वर्टिकल डायरेक्शन से आए तो यही क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई प्रेशर यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, तो वहां से यहाँ तक आएंगे तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी रोएल है। ऊपर से नीचे आइए, PATM प्लस रो ऑफ लिक्विड G इंटू H1 बराबर P1 हो गया। और उस साइड से आए PATM, यहाँ पे PATM प्लस रो जी H2 बराबर P2 हो गया। अब ये H1 बराबर H2 दिख रहा है हम लोग को फोटो में, तब तो ये H1 H2 सेम है यहाँ फोटो में, तब तो P1 बराबर P2 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आना चाहिए P1 बराबर P2 प्लस रोला, बट वर्टिकली रेस्ट में था लिक्विड तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, रेस्ट में रहता है तो एक्सेलरेशन नहीं रहता है, PATM प्लस रो जी एच। तो प्रेशर P1 P2 पे सेम आ गया, लेकिन कह रहा है कि नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो P1 ग्रेटर देन P2 है। तो P1 ग्रेटर देन P2 कैसे सेटिस्फाई होगा, जब H1 बड़ा होगा H2। PATM तो सेम है, रो सेम है, G सेम है, उसे बदलेगा नहीं, हाइट बदलेगा। इसका मतलब ये कह रहा है आपसे कि फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल अब नहीं रहेगा, फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा फ्री सरफेस कुछ। तब हाइट यहां से लेंगे, ये PATM हुआ, अब प्लस रो जी H1 होगा, और ये PATM जो है, अब नया फ्री सरफेस यहाँ आ गया तो PATM प्लस रो जी H2 बोलेंगे। हाइट इसकी हो जाएगी यहाँ से H2, PATM प्लस रो जी H2, H1 बड़ा हो जाएगा H2 से इस केस में, तो फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाता है। लिक्विड जब हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेट होता है तो फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाएगा। कुछ भी लिक्विड अगर बाहर नहीं निकला है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, शेप खाली बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ट्रेपेजियम शेप हो जाएगा लिक्विड। यहाँ से लिक्विड जितना नीचे आया उतना ही ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर जाएगा। अगर लिक्विड बाहर नहीं गया है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, फ्री सरफेस का मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा। तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, इंक्लाइंड होगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये P1 ग्रेटर देन P2 हो जाए। तो ये फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन से इक्वेशन लिखी हमने।
कौन से डायरेक्शन से? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन से हम लोग फोर्स नहीं दिखाए, डायरेक्ट हम लोग जानते थे ऑलरेडी। फोर्स दिखाने के बाद यही आता है, PATM प्लस रो जी एच बराबर P1। PATM प्लस रो जी एच, PATM अब यहाँ होगा, फ्री सरफेस ऐसा होगा। अब पहले वाला फ्री सरफेस नहीं रहा, अब लिक्विड इस तरह से घूम जाएगा। अब ये खाली हो जाएगा, इतना हवा उतना ही वहां पानी लिक्विड चढ़ जाएगा। इस साइड का वॉल्यूम उस साइड का वॉल्यूम सेम हो, तो ऐसा फ्री सरफेस हो जाएगा, तब कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब ये वाला P1 ग्रेटर देन P2 हो जाए। तो हम लोग देखें P1 माइनस P2 इससे निकालें अगर, तो वो हो जाएगा रो PATM कट जाएगा, रो जी H1 माइनस H2। तो P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इधर से निकाले थे तो रो जी L A नॉट आया, ये रोला आया था, रोला रोयल रो ऑफ लिक्विड L इंटू A नॉट आया। यहां से निकाले तो रोला, वहां से निकाले तो H1 माइनस H2 इंटू रो इंटू जी। ये इक्वेशन बन गया, दोनों को मैच कराया था। वर्टिकल डायरेक्शन से P1 माइनस P2 इतना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से P1 माइनस P2 इतना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब कितने से इंक्लाइन हो जाएगा? इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लें हम लोग, इधर थीटा लिखे चाहे इधर लिखे। तो ये हाइट हो रहा था जमीन से H1, ये हो रहा था H2, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, यहां से लेंगे H1 माइनस H2, उसको थीटा बोले तो ये भी थीटा हो जाएगा, H1 माइनस H2 बाय L हो जाएगा। इस तरह का ट्रायंगल बन गया। एकदम लास्ट पॉइंट से देखें हम लोग, तो ये हो गया पूरा लेंथ L, ये हो गया H1 माइनस H2, ये हो गया थीटा। तो tan थीटा को H1 माइनस H2 बाय L बोल रहे हैं, H1 माइनस H2 बाय L। इसी इक्वेशन में रो एल इंटू जी से डिवाइड कर देते हैं, इसी में हर तरफ रो एल इंटू जी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच जाएगा H1 माइनस H2, और रो एल इंटू जी से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा इक्वल टू L बाई जी इंटू ए नॉट। रो एल कट गया, रो एल कट गया, ऐसा हो जाए। अब यहां से हम लोग tan थीटा को H1 माइनस H2 बाई L बोलते हैं, तो L भी से डिवाइड कर देंगे, अगर L से भी डिवाइड कर दें अगर, अब तो P1 माइनस P2 बाई रो एल इंटू जी बराबर H1 माइनस H2 बाई L बराबर ए नॉट बाई जी आ जाएगा, इसी को tan थीटा बोल दो। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, मतलब इंक्लिनेशन हो गया ए नॉट बाई जी, सरफेस का इंक्लिनेशन हो गया ए नॉट बाई जी। इस फोटो को अब हम लोग मिटा के फ्रेश फोटो बना देते हैं, सब चीज देख लीजिए। फाइनली हम लोग क्या सीखे सो देखो। तो हम लोग ये सीखे, अगर इस तरह से टैंक में लिक्विड भर के इसको एक्सलेट करा देंगे तो ये फ्री सरफेस अब इंक्लाइन हो जाता है, जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही ऊपर उठेगा। अगर कोई भी लिक्विड बाहर नहीं निकला है तो लिक्विड तो दबता नहीं है, कंप्रेस होता नहीं है, इसलिए जितना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उतना ही डाउन होगा। तो ये मिड पॉइंट के बाद रोटेट होगा प्रेशर, नया लिक्विड का सरफेस ये हो जाए, ऐसा लिक्विड हो जाए। पुराना वाला सरफेस जो था, पुराना वाला सरफेस ये था ओरिएंटल। अब एक्सलेशन दे दिए, अगर एक्सलेशन दे दिए तो लिक्विड इस तरह से उठ जाए, यही नया सरफेस हो जाएगा एक्सलेशन देने के बाद। एक्सलेशन देने के बाद नया सरफेस यही हो जाएगा। टंकी को एक्सलेशन दे दिए हैं ए नॉट से, तो नया सरफेस ऐसे उठ जाएगा। फ्री सरफेस अब ये नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा प्रेशर। तो इंक्लिनेशन जब निकालेंगे, कहीं पे अभी लिक्विड का लेयर आप कंसीडर कर रहे थे, एल लेंथ कंसीडर कर रहे थे, तब यहां से ये हाइट हो जाएगी इसकी H1,
और यहां से हाइट हो गई S2। तो ये वाला डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये पूरा हाइट था H1, तो ये डिफरेंस वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा H1 माइनस S2। ये लेंथ L है, तो ये लेंथ हो जाएगा L। इस लिक्विड को L लेंथ कंसीडर किए थे हम लोग, तो ये भी L हो जाएगा। तो ये थीटा जो है, इंक्लिनेशन यहाँ थीटा बोले, चाहे यहाँ बोले चाहे यहाँ बोले, एक ही बात है। तो ये tan थीटा यहाँ से निकल गया, H1 माइनस S2 बाय L हो जाएगा, H1 माइनस S2 बाय L। और उन दोनों से हम लोग ये वाला डिफरेंस निकाले थे, इन दोनों को बराबर करते हैं, सेकेंड इक्वल टू थर्ड करते हैं। फर्स्ट वन हुआ, हम लोग का क्वेश्चन क्या आया था, लेफ्ट साइड से देखे थे, वर्टिकल साइड से देखे थे, तो P1 माइनस P2 रो ऑफ लिक्विड इनटू G H1 माइनस S2 आया था। और ओरिएंटल डायरेक्शन में देखे थे तो प्रेशर डिफरेंस रोला आया था। वर्टिकल डायरेक्शन में P1 इक्वल टू P2 प्लस P1 माइनस P2 इक्वल टू इतना आया था वर्टिकल डायरेक्शन में। ओरिएंटल डायरेक्शन में P1 माइनस P2 इतना आया था। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो सेकेंड माइनस थर्ड उसमें से करें हम लोग, सेकेंड इक्वल टू थर्ड इक्वल करें, इन दोनों को लेंगे तो रोयल रोयल कट जाएगा, H1 माइनस S2 बाय L उसका नीचे ले आएंगे, तो A नॉट बाय G उधर हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन A और B से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन A और B से tan थीटा इक्वल टू A नॉट बाय G बोले, where theta equal to inclination of free surface, inclination of free surface from horizontal surface। तो अगर मान लिए इस टंकी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करा दिए और G का भी वैल्यू 10 लेने के लिए बोले, तो इंक्लिनेशन कितना है, 10 बाय 10, 1 हो गया, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा 45 डिग्री। तो खुले टंकी में दूध भर के आप जाइएगा अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो वो तो था, मतलब वेलोसिटी की बात हम कर दिए, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कर दी तो वो हो जाएगा 10 बाई 10, जी का वैल्यू भी 10 ले ले तो 45 डिग्री इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो फ्री सरफेस विल नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल। अब यहां से वर्टिकल से भी आएगा तो PATM प्लस रो जी H1, यहाँ ज्यादा प्रेशर, यहाँ PATM प्लस रो जी H2 कम प्रेशर, तो पीछे में प्रेशर ज्यादा होगा, आगे प्रेशर कम होगा। इस साइड में प्रेशर जो हो जाएगा P1, इस साइड में प्रेशर हो गया P2। तो ये कंडीशन है। समझ में आई बात, पूरी कहानी? फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाता है, फ्री सरफेस क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। और इंक्लाइनेशन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो A नॉट बाई G खाली करना है, सिंपल। और P1 माइनस P2 रोला हो जाता है, यहां लिखा हुआ P1 माइनस P2 रोला, ओरिएंटल डायरेक्शन में देख, मिटा दें इसको। तो इस पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अब इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए अगर बर्तन बंद करके एक्सलेट कराएंगे तो क्या हो, तो जरा देखिए कहानी, ये बर्तन बंद है, जैसे डीजल लेके आता है ट्रक, तो पहले ऐसे था रेस्ट में डीजल, अब इसको एक्सलेशन करा देंगे अगर,
तो डीजल का फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाएगा। तो ये बर्तन बंद है, कोई लिक्विड तो गिरेगा नहीं, तो अब ऐसा हो जाएगा फ्री सरफेस, पहले जितना था वहां से अब उठ जाएगा, फ्री सरफेस इंक्लाइन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो फ्री सरफेस और इंक्लाइन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, फ्री सरफेस और इंक्लाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह का सीन हो जाए, इस तरह का सीन हो जाए। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो फ्री सरफेस जो है खड़ा हो जाएगा, लिक्विड खड़ा हो गया, स्टैंड अप ऑन द बेंच वाला काम ऐसे हो जाएगा। और एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे तो फ्री सरफेस जो है इस तरह का हो जाए। और एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे तो फ्री सरफेस लटक जाएगा, फांसी जैसे लगाता है वैसे ऊपर चला जाएगा, फ्री सरफेस पूरा लटक जाएगा। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो लिक्विड जो है आपके दफे ऐसा आ जाएगा। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तब इस साइड वर्टिकल हो जाएगा लिक्विड, दूसरे साइड में आके खड़ा हो जाएगा। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो लिक्विड फिर इस टाइप के सीन में आ जाए। और एक्सेलरेशन बढ़ा दें तो ऐसा ही लिक्विड हो जाएगा फिर ओरिजिनल। तो आपका लिक्विड का पूरा फ्री सरफेस दिखाए, सिचुएशन 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 और फिर बाद में यही वाला 1 हो गया। इसके बाद आगे सिचुएशन 1 हो जाए, 10th वाले में सिचुएशन 1 हो जाए। फिर समझ में आया कहानी? यस, तो पूरा लिक्विड घूम जाएगा, इससे बंद बर्तन है तो पूरा लिक्विड घूम जाएगा। इतना सोच दिमाग में आपके डेवलप हो गया तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ओरिएंटली एक्सीलरेटेड लिक्विड। शॉर्टकट में भी फ्री सरफेस का आप जो है कभी कभी खाली फ्री सरफेस निकालने के लिए पूछेगा, तो शॉर्टकट में भी आप जो है फ्री सरफेस डिसाइड कर सकते हैं उसका इंक्लाइन। जैसे ये लिक्विड का एक्सेलरेशन ए नॉट दे दिया, इतना लिक्विड था, तो इसमें जो है सिर्फ एक्सेलरेशन को देखिए, इसी पे बैठ जाइएगा तो जी लगेगा इधर और सूडो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स के चलते ए नॉट इधर, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। इसी पे बैठ के आप बना रहे हैं, ये रेस्ट में हो गया, फ्री सरफेस रेस्ट में हो जाएगा। इसी पे बैठ गए तो फ्री सरफेस आपको रेस्ट में दिखेगा, तो सूडो एक्सेलरेशन इधर दिखा, या फोर्स भी दिखा सकते हैं आप, लंबा होगा, फोर्स हटा के खाली एक्सेलरेशन ले सकते हैं। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। नेट फोर्स ऐसे आ जाए, नेट फोर्स ऐसे हो जाएगा, ये सूडो फोर्स हो गया, ये वेट हो गया, एक पार्टिकल को ही पकड़ के लगभग दिखा दी। अब फ्री रेस्ट में है तो रेस्ट में होने का मतलब फ्री सरफेस की तरफ फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो फ्री सरफेस की तरफ फोर्स कब नहीं लगेगा? जब नेट फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो जाए, इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस इस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए, तब इस नेट फोर्स का कंपोनेंट इधर नहीं मिलेगा, फ्री सरफेस स्लाइड नहीं करेगा, रेस्ट में। तो नेट फोर्स निकाल लीजिए या नेट एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, जी और ए नॉट खाली लिख के, एम नहीं भी लिख सकते और शॉर्टकट में करना चाहते तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो जिधर नेट एक्सेलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स, ये एम था, एम से बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नेट फोर्स आ जाएगा।
तो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्री सरफेस होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर अब नहीं आएगा तो रेस्ट में दिखाई देगा। तो इस तरह का फ्री सरफेस हो जाएगा। अब थीटा पूछेगा कितना हुआ, तो ये वाला जो है कितना हॉरिजॉन्टल से आपको ये एंगल निकालना है। वो एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ, तो इस पे परपेंडिकुलर ये है और इस पे परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा तो वही उसका एंगल होगा, इंक्लिनेशन हो। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल निकालना है आपको, कितना हुआ थीटा, कितना इंक्लाइन हुआ। तो हम बताए थे ये लाइन और ओरिएंटल लाइन के बीच का एंगल ये निकालना है। इस पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इन दोनों का बीच का एंगल जो होगा वही एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देना है आपको, ये वर्टिकल वाला लाइन और ये वाला लाइन, इधर वाला नहीं ये वाला, ये एंगल आपको निकाल देना है। तो ये एंगल यहाँ फोटो से आप निकाल सकते हैं, इधर जी था और इधर वाला ए नॉट था, तो tan थीटा हो जाएगा इस फोटो से ए नॉट बाई जी, परपेंडिकुलर बाई बेस ए नॉट बाई जी, tan थीटा चला आएगा आपका ए नॉट बाई जी। ये शॉर्टकट तरीका हो गया निकालने का। प्रेशर फोर्स छोड़ दीजिए, खाली वेट और एक्सेलरेशन जो का जो इफेक्ट है उसको देख लीजिए, mg और ए नॉट का नेट फोर्स जिधर आया उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्री सरफेस। इस तरह से आप शॉर्टकट में डिसाइड कर सकते हैं फ्री सरफेस कितना हो। और इस ट्रायंगल से tan थीटा ए नॉट बाई जी है, तो इस तरीके से भी आप डिसाइड कर सकते हैं फ्री सरफेस क्या है। शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो उसके लिए। चलिए इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लें।